हे गाइस, दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और एपिसोड में आगे जाने से पहले ह्यूज शॉट आउट टू वन फुटबॉल एप्लीकेशन। एक ऐसी एप्लीकेशन जो कि अगर आपको फुटबॉल 24/7 खाना है तो भैया आपको ये एप्लीकेशन अपने फोन में जरूर डालनी चाहिए, जहां पर आप अपने फेवरेट प्ले के स्टैटिस्टिक्स की बात करें, टाइमलाइन की बात करें, मैचेस के स्केड्यूल की बात करें, रिपोर्ट्स की बात करें, मैच हाइलाइट्स की बात करें, या फिर मैच जीएफ्स की बात करें, या फिर ट्रांसफर रूमर्स और रिपोर्ट्स की बात करें। आपको हर एक चीज एक सिंगल क्लिक में मिल सकती है। और उसके बाद हम लोग पनवाड़ी की दुकान पे यहाँ पर बैठ के मुशायरा तो करते ही हैं, तो फिर तुम पढ़ के आया करो, यहाँ पर हम डिस्कस करा करें कमेंट सेक्शन में। बाकी डू मेक श्योर कि आप यहाँ पर इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। लिंक मैंने दे रखा है पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में। चलते हैं आगे अपने एपिसोड की तरफ। हाँ भाई, ये वापस आ गए हैं। पैसा ही पैसा होगा। इसी के साथ यार बात करते हैं आज की अपनी पहली अपडेट की, जो कि आती है भाई पेप गार्डियोला से। और मैं देखो सीधी बात, कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पेप गार्डियोला थोड़ा कंजर्वेटिव जाएगा, थोड़ा बचाव करेगा, थोड़ा कंफ्यूज दिखेगा। लेकिन पेप गार्डियोला ने जब इंटरव्यू दिया रिगार्डिंग मैनचेस्टर सिटी और क्या चल रहा है प्रीमियर लीग की इस एलिगेशन में, इसको तुम कैसे भी कह सकते हो, फुलिश कह सकते हो, तुम दोगला कह सकते हो, तुम कंफ्यूज कह सकते हो, बट दैट वाज अ मास्टरपीस इंटरव्यू इन माय ओपिनियन। और उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि एक मैनेजर का सबसे बड़ा काम क्या होता है बताओ। एक मैनेजर का एक इंटरव्यू देते हुए और डेफिनेटली अपने क्लब को डिफेंड करते हुए सबसे बड़ा काम क्या होता है? सच का साथ देना। ठीक है, हम कह सकते हैं कि पार्शियली सही है। दूसरों को ऑनेस्ट आंसर देना, ठीक है, पार्शियली करेक्ट होता है। लेकिन जो सबसे बड़ा होता है वो होता है कि जिसको डिफेंड कर रहे हो आप, उस क्लब के फैंस में अगर आप हीरो और मसीहा बन के निकल गए तो उससे बढ़िया काम आपने कुछ नहीं करा। और मैं कह सकता हूं कि पेप गार्डियोला की इस इंटरव्यू में वो मसीहा बन के निकला है भाई। उसने यहां पर 3 पॉइंट्स बोले। उसने कहा कि देखो, हमने यूएफए के अगेंस्ट भिड़े थे, क्या हुआ? मैनचेस्टर सिटी सही निकली, इनोसेंट निकली। तब कोई क्यों नहीं कुछ बोला कि अब जो यूएफए ने गलत इल्जाम लगाया है उसका भरपाई कौन करेगा? फैक्ट, उसका भी एक फैक्ट चेक करना पड़ेगा और उसके रिगार्डिंग शॉर्ट्स डाल दूंगा कि सही में यूएफए ने गलत इल्जाम लगाया था कि बस ये बच गए। उसके साथ इन्होंने कहा कि अभी प्रीमियर लीग है, उन्होंने कहा कि वो वाला था ना कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। लेकिन हम तो गिल्टी पहले ही प्रूवन कर दिए गए हैं, हम इनोसेंट है ही नहीं। हमें इनोसेंट कौन मान रहा है बताओ? हमारे पे एलिगेशन लगने के बाद जो 19 प्रीमियर लीग क्लब्स हैं वो तो ये कहते हैं कि सिटी को बैन कर दो। हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है, हमको गाली दी जा रही है, हमको एज ए क्रिमिनल हमको यहाँ पर वो ट्रीट किया जा रहा है, जबकि हमारे पे सिर्फ एलिगेशन लगे हैं। तो अगर कल को प्रीमियर लीग गलत प्रूफ हो गई तो उसके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई कौन करेगा? काफी बोल्ड स्टेटमेंट। इसलिए दूसरा उन्होंने कहा कि देखो, 19 प्रीमियर लीग क्लब चाहते हैं कि मैनचेस्टर सिटी जाए, वो हमारी जगह हड़पना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जो डैनियल लेवी, मतलब स्पर्स का जो सीईओ है, उन्होंने कहा डैनियल लेवी ऐसे बंदों से पूछो कि भाई उनका क्या इसमें रोल है, उनको क्या फायदा मिलेगा, क्योंकि वो ऐसे प्लेयर हैं जो चाहते हैं कि भाई मैनचेस्टर सिटी चले जाए। उनकी फटती है ना हमारे से। हालांकि डैनियल लेवी की अगर एक अलग इंटरव्यू की बात करें तो उन्होंने इस चीज पर चर्चा करी और उन्होंने कहा कि देखो, स्पर्स पहले बहुत खर्चा करती थी, पर्टिकुलरली अगर हम एरिक लमेला की बात करें या फिर हम एंडोम्बले की बात करें, तो ये ऐसे प्लेयर्स थे इन पर हमने काफी ज्यादा पैसा खर्च करा था और ये फ्लॉप गए। तो इसलिए आप स्पर्स समझ चुके हैं कि पैसा ज्यादा खर्च नहीं करना है, पैसा आराम से खर्च करेंगे और सोच समझ के खर्च करेंगे, जो कि काफी फुलिश बात लगी। इसी के साथ अगर हम बात करें यहाँ पर पेप गार्डियोला की तीसरी सबसे बड़ी चीज थी जिसको मेरे को लगता है पर्टिकुलरली उसको हीरो बना दिया गया है, वो है कि यहाँ पर पेप गार्डियोला ने कहा कि ये जो अफवाह चल रही है ना कि मैं मैनचेस्टर छोड़ सकता हूँ, ये गलत है। कहते कि आज से पहले कभी मेरे को इतनी हंगर और इतनी कन्विक्शन नहीं आई थी कि मेरे को इस मैनचेस्टर सिटी की गद्दी पे ही बैठना है और उसको कोई नहीं बदल सकता। और उसने कहा कि मैं इससे तुम क्या पूछते हो, मेरे को पता है कि मैनचेस्टर सिटी मेरे से झूठ नहीं बोलती। तो मैं कह रहा हूं ना कि यार, जैसा मैंने कहा ना कि इट वाज अ मास्टरपीस इंटरव्यू अगर आप एक सिटी के फैंस है। एक छोटी सी चीज मेरे को अच्छी लगी, देखो आई एम अ यूनाइटेड फैन, ठीक है, मेरे राइवल है, बट स्टिल फुटबॉल तो सभी देखते हैं ना, फुटबॉल के फैन तो सभी हैं। एक काफी सही पॉइंट लगा कि वो जो उसने कहा कि सर्जियो एग्यूरो का जो QPR वाला गोल था, ठीक है, उस मोमेंट को जिस सिटी के फैंस ने जिया है, जिसने उसको अपनी आंखों से देखा है, जिसने उस टाइम को टीवी पर अपनी आंखों से देखा था, उस लाइफ को, उस पर्टिकुलर मोमेंट को जिया है, आप उससे कैसे छीनोगे? और मेरा भी यही मानना है कि ठीक है, सिटी ने बकचोदी करी है और सिटी से आप स्ट्रिप भी कर लो डेफिनेटली, क्योंकि वो उनका हक नहीं है उनका चीटिंग करके जीतना। लेकिन आप उस मोमेंट को कैसे रिक्रिएट करोगे? आप उस मोमेंट को किसी सिटी फैन से कैसे छीनोगे? ये मेरा ओपिनियन है। इसी के साथ अगर बात करें आप थोड़ी सी रियल मैड्रिड की, तो यहाँ तो भसाड़ी मची पड़ी है। अब हाल ही में यहाँ पर एथलेटिक ने और कुछ स्पेनिश एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स ने इस चीज को कंफर्म किया है कि यस, रियल मैड्रिड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक स्ट्राइकर को ढूंढ रही है और अब यहाँ पर इसको स्टैट्स और नंबर्स बैक कर रहे हैं। अब मैं तुमको कहानी समझाता हूँ।
थंबनेल में एम्बापे लिखा हुआ है, लेकिन हम एम्बापे प्लस हालैंड की भी बात करेंगे। अब एम्बापे का सबको पता है कि 2024 में उनका यहाँ पर एक लाइक एज अ फ्री एजेंट वो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अगर 2025 तक उन्होंने जो एक्सटेंशन क्लॉज है उनके PSG कॉन्ट्रैक्ट में उसको एक्टिवेट नहीं करा। ऐसे में एथलेटिक और बाकी स्पेनिश एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ने ये चीज तो कंफर्म कर दी कि यहां पर एम्बापे 2023 के समर में बहुत कम चांसेस है कि मैड्रिड आएगा। तो ये तो कंफर्म रहा कि रियल मैड्रिड 2023 के समर ट्रांसफर विंडो में ज्यादा बकचोदी नहीं करेगी, सिवाय बेलिंगम को लेके आएगी या फिर इक्का दुक्का आ जाए। अब जब मैंने नंबर्स की बात करी तो नंबर्स की बात यह है कि अगर बेंजिमा की बात करें तो बेंजिमा ने 9 गेम छोड़े हैं और पोस्ट वर्ल्ड कप के बाद उसकी फॉर्म में खराबी आई है। ये नंबर्स प्रूफ करते हैं। इसी के साथ अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें तो उसमें भी वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया, बल्कि इंजरी के चलते वापस भी आ गया और फिर कंट्रोवर्सी हमने देखी ही है। लेकिन अगर नंबर्स की बात करें तो नंबर्स में ये है कि ऐसा नहीं है कि बेंजिमा नहीं है तो रियल मैड्रिड के गोल्स सूख गए, क्योंकि अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम लास्ट सीजन कंपेयर करें तो रियल मैड्रिड ने 71 गोल स्कोर किए थे, और अगर अभी के पॉइंट की बात करें तो 70 गोल स्कोर किए हैं। तो जहां पे एक बार को ये कह सकते हो कि बेंजिमा की फॉर्म नहीं है और बेंजिमा पे हम रिलाय नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन नंबर्स देने पड़े हैं कार्लो एंसेलोटी को कि एटलीस्ट उसने इस छोटे स्क्वाड में भी काम कर दिया है। वालवर्दे की बात करें, प्री वर्ल्ड कप वालवर्दे निपटा रहा था हमको। उसके बाद अगर हम बात करें रोड्रिगो की तो रोड्रिगो ने अच्छे गोल स्कोर किए हैं, विनीसियस अच्छे गोल स्कोर कर पा रहा है और बेंजिमा भी ठीक है, ऐसा नहीं कि बेंजिमा ने गोल ही नहीं मारे। तो सब कम्युलेटिव कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये आता है कि 3 बंदे हैं रियल मैड्रिड में, फ्लोरेंटिनो पेरेज, सैंचेज, जोसे सैंचेज और यहां पर हमारे चीफ स्काउट यूनी कलाफत और यहां पर कार्लो एंसेलोटी मैनेजर पे आ गए, और 3 ऊपर बोर्ड के बंदे हैं और चारों की थिंकिंग अलग चल रही है। फ्लोरेंटिनो पेरेज अलग दिशा में चल रहे हैं, कार्लो एंसेलोटी अलग दिशा में चल रहे हैं और यूनी कलाफत अलग दिशा में चल रहे हैं। किसी की तीनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। यस, रियल मैड्रिड एक स्ट्राइकर को ढूंढ के आ रही है, बट वहीं पर ही कार्लो एंसेलोटी चाहते थे कि जनवरी ट्रांसफर विंडो में निपटे, बट ये चीज नहीं हुई। और कलाफत की अगर हम बात करें तो वो पर्टिकुलरली इस जो अभी पाइपलाइन चल रही है उससे काफी खुश है। वो कहते हैं कि एंड्रिक को 2024 में आन देते हैं, हमको 2023 समय ट्रांसफर विंडो में भी जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बेंजिमा की इस हालत को देखते हुए लग रहा है कि रियल मैड्रिड लेके आ सकती है। किसको लेके आएगी ये कह नहीं सकते। अब अगर तुमको हालैंड की मैंने स्टोरी बताऊं या एम्बापे की स्टोरी बताऊं तो एम्बापे का देखो, एम्बापे रियल मैड्रिड आएगा, जिस सब ने कंफर्म कर दिया है, और 2024 में ही वो आ सकता है। 2025 भी हो सकता है, लेकिन 2024 के ही सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो कह सकते हो कि 2024 के समर ट्रांसफर विंडो में हमारे पास रोड्रिगो भी होगा, विनीसियस भी होगा, एम्बापे भी होगा और यहाँ पर एंड्रिक भी होगा। तो में से काफी लोग मेरे को ओवर कॉन्फिडेंट कह सकते हैं, बट मैं ये अपना अनुभव या फिर अपना दिमाग नहीं चला रहा हूं। मैं यहां पर स्पेनिश एक्सक्लूसिव या फिर इवन एथलेटिक की रिपोर्ट्स पे ही कंफर्म कर रहा हूं कि यस उन्होंने ये लिखा है, और साथ में मैं डिस्क्लेमर भी दे रहा हूं कि एम्बापे 2023 के समर ट्रांसफर विंडो में नहीं आएगा अगर कुछ अलग बकचोदी नहीं हुई तो। हालैंड की अगर हम बात करते हैं तो तुम्हें पता है मैनचेस्टर सिटी इस समय अंडर इन्वेस्टिगेशन है, और ऐसे में कोई भी पनिशमेंट जो कि मैनचेस्टर सिटी को चैंपियंस लीग से दूर करती है वो यहां पर हालैंड के लिए बहुत अलग चीज हो जाएगी। अब तुम कहोगे कि हालैंड ऐसे टाइम पे मैनचेस्टर सिटी के साथ रहना प्रेफर करेगा। यस, लेकिन हालैंड को पता है कि अगर उसको पोडियम पे रहना है, बेस्ट प्लेयर बनना है, बैलन डोर रहना है, तो उसके लिए चैंपियंस लीग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे में हालैंड नॉर्वे से है और नॉर्वे का इंटरनेशनल टूर्नामेंट में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करना लगभग तय है, ना परफॉर्म करना लगभग तय है। और ऐसे में उसको चाहिए भाई इलीट कंपटीशन। ऐसे में रियल मैड्रिड उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा जरूर सकती है, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हालैंड के चांसेस कम है और किलियन एम्बापे के काफी ज्यादा हैं। अगर बात करें यहां पर एंसेलोटी के, तो भाई कल ESPN ब्राजील ने कंफर्म किया कि एंसेलोटी और ब्राजील नेशनल टीम के बीच में कंफर्मेशन आ चुकी है और वर्बल एग्रीमेंट हो चुका है कि एंसेलोटी ब्राजील के मैनेजर बनेंगे फ्रॉम समर 2023, और ये चीज 3 साल के लिए होने वाली है, यानी कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट उनमें एग्रीड हुआ है, जिसकी खबर यहां पर रोड्रिगो को भी है, विनीसियस को भी है और ईडर मिलिटाओ को भी है और बाकी बड़े सीनियर ब्राजील प्लेयर्स को भी है। अब जब एथलेटिक ने इसका फैक्ट चेक किया तो सबसे पहले तो कल इंटरव्यू में कार्लो एंसेलोटी ने मना कर दिया कि ब्राजील के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट रियल मैड्रिड के साथ है, वो भी 2024 तक। जब ब्राजील से इस बात पे तो उन्होंने अपनी वेबसाइट पर उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया, ऑफिशियल स्टेटमेंट, कि ये सब झूठ है। सच क्या है? देखो, हाल ही में मैं परसों पढ़ रहा था कि ब्राजील नेशनल टीम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पेप गार्डियोला की तरफ भी देख रही है, जो कि अब तो मेरे को लगता नहीं कि कुछ होगा। अगर प्रीमियर लीग पनिशमेंट कर दे तो अलग बात है। जिडान की तरफ भी देख रही है, लेकिन हाँ, कार्लो एंसेलोटी की तरफ भी देख रही है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि यस भाई, कार्लो एंसेलोटी
इवन इफ यहाँ पर सामने से मना कर रहे हो, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरे को ऐसी वाइब आ रही है कि यहाँ पर रियल मैड्रिड को वो अब लीव कर देंगे फॉर ब्राजील नेशनल टीम, क्योंकि दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, बल्कि तीसरी बार है जब यहाँ पर ऐसी चीज क्लेम की गई है। मैं यहाँ पर रिलेवेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ कि ESPN ब्राजील पे मैं ज्यादा भरोसा कर रहा हूँ आंख बंद करके, लेकिन एटलीस्ट मेरे को वाइब आ रही है और मैं कंटेक्स्ट समझ पा रहा हूँ कि जिस तरीके से रियल मैड्रिड में अंदर काम चल रहा है और एंसेलोटी पे प्रेशर बन रहा है, आई थिंक ब्राजील नेशनल टीम इज द वे टू गो। और उसको पता है कि रियल मैड्रिड के बाद जो सबसे बढ़िया ऑफर है वो यहां पर ब्राजील नेशनल टीम का है और नहीं आएगा, जो कि रियल मैड्रिड को एक लिम्बो में छोड़ देती है कि इफ नॉट जिडान देन हु। देखो पर्टिकुलरली यहां पर हमारे पास 4 प्राइम कैंडिडेट है रियल मैड्रिड के पास, जिसमें से वो ढूंढेंगे। सबसे पहले आता है यहां पर हमारे राउ गोंजाले, जो कि कसिया के इस समय मैनेजर हैं। उसके बाद यहां पर जाबी अलोंसो, जो कि लेवरकुजन के मैनेजर हैं। उसके बाद थॉमस टुकल, जो कि फ्री एजेंट है। और यहां पर हमारे पास जिडान है, जो कि अगेन एक फ्री एजेंट है। और बकचोदी देख रहे हो तुम, यहाँ पर जिडान ने इस चीज को कंफर्म किया, जैसे मैंने तुमको बताया था कि हवा में बातें उड़ रही है कि जिडान PSG ज्वाइन करेगा, लेकिन उसको उस्मान डेम्बेले चाहिए। ऐसे में यहाँ पर जिडान ने रियल मैड्रिड के सामने भी आउट ऑफ नोवेयर ऐसी डिमांड रखी है, जो कि स्पेनिश रिपोर्ट्स के हिसाब से ये है कि वो ओलंपिक लियोन के प्लेयर चेरकी को यहाँ पर चाहते हैं रियल मैड्रिड में, वो भी इमीडिएट ट्रांसफर के तौर पर। लेकिन खबर ये भी है कि पर्टिकुलरली फ्लोरेंटिनो पेरेज पोचेटिनो को भी पसंद करते हैं। देखो मेरा मानना यह है कि like Zidane should be the prime candidate, उसके बाद थॉमस टुकल should be the one। like मेरे को पता है टुकल won't be highly successful at Real Madrid, but he has a chance। भाई वो गलत प्रूव कर सकता है, वो बंदे में है वो कैपेबिलिटी की he can prove anybody wrong at any point of time। बट सबसे प्राइम कैंडिडेट तो जिडान ही होना चाहिए। मेरे को नहीं लगता कि राउ गोंजालेस को आपको फोर्स करना चाहिए कि ठीक है यू कुड बी द जिडान 2.0। आप जाबी अलोंसो को भी, ठीक है यार, मतलब जाबी अलोंसो इज डूइंग ग्रेट जॉब एट लेवरकुजन, बट स्टिल दैट्स लेवरकुजन और ये रियल मैड्रिड है, बहुत बड़ा होता है। थॉमस टुकल के पास एटलीस्ट वो एलीट मेंटालिटी है, और जिडान तो खैर है ही प्रिंस हमारे मैड्रिड का। तो देखते क्या सीन होता है। इसी साथ अगर बात करें यहाँ पर अब थोड़ी सी मेसी से, तो सबसे पहले तो फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर की जो हम नॉमिनीज है उसमें 3 है, मेसी, बेंजेमा और एम्बापे। खबर और बैटिंग ऑड्स की माने तो 27 फरवरी को लियोनेल मेसी को ये अवार्ड मिलने वाला है, ये जीत जाएंगे। और मेरे को लगता है कि यस, अर्जेंटीना वर्ल्ड कप जीती है और उसमें भी ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है, तो डेफिनेटली बेंजेमा के चैंपियन लीग और चैंपियन लीग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को ये आराम से आउट शेडो कर सकते हैं। बेचारा एम्बापे वो लेवल है। इसी के साथ एमिलियानो मार्टिनेज ने एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि ये जो मैंने ट्रॉफी के साथ किया था वर्ल्ड कप सेलिब्रेशन में, वो पता नहीं कैसे लोगों ने गलत ले लिया, लेकिन मेरे को खुद लियोनेल मेसी ने भी कहा था कि ये बकचोदी जो करी है वो आगे से रिपीट नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये मेरा मजाक था, लेकिन ये मेरा मजाक अर्जेंटीना नेशनल टीम के प्लेयर्स के साथ था, ना कि किसी और के साथ था। खैर उन्होंने कहा कि लियोनेल मेसी ने भी मेरे को मना कर दिया था और ये बात हम भूल गए थे कि हाँ ठीक है, अब ये मैं आगे से रिपीट नहीं करूंगा। इसी बात अगर रोनाल्डो की बात करें तो तुमको पता है भाई रोनाल्डो ने क्या ऐतिहासिक परफॉर्मेंस डाली है सऊदी अरेबिया में। खा गया यार सऊदी अरेबिया को वो एक ही गेम में, बट ठीक है, मिक्स्ड ओपिनियन है। कुछ लोग ऑफकोर्स जो पसंद करते हैं, जो प्यार करते हैं, वो खुश है इस समय रोनाल्डो के लिए। जो हेट करते हैं वो कहेंगे कि सऊदी सऊदी, तो ये तो चलता रहेगा। लेकिन अच्छी खबर ये है, अच्छी क्या इंटरेस्टिंग खबर ये है कि रूडी गार्सिया, तुम्हें पता है जब हाल ही में अभी 2 गेम हार गई थी अल नसर, तो रूडी गार्सिया ने एक स्टेटमेंट दिया था कि 2 चीजें कही थी। उसने कहा कि एक गेम में मामला तब पलट गया जब रोनाल्डो ने एक चांस मिस कर दिया, तो उन्होंने कहा कि वहां से हम अल नसर गेम हार गई, तो उस पर भी हैवीली क्रिटिसाइज किया गया रूडी गार्सिया को। दूसरा स्टेटमेंट उसने दिया कि मैं पर्टिकुलरली अपनी टीम को बोलता हूं कि आप रोनाल्डो को मत ढूंढो, आप रोनाल्डो को जबरदस्ती पास मत करो, जो कि मेरे लिए रैशनली ठीक था, बट उसका आई थिंक कहने का तरीका गलत था, जो कि अगेन रोनाल्डो के फैंस के बीच काफी बेकार तरीके से रिसीव हुई। एंड लास्ट नाइट उसने ये चीज कहा कि यस भाई, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को आप बॉल दो, रोनाल्डो जब भी अकेला हो आप उसको तब बॉल दो। तो ऐसे में उसने अब यूटर्न मार लिया कि रोनाल्डो इज द मेन मैन और आप रोनाल्डो को हमेशा पास करो। ये आई थिंक ये चलता रहेगा। और बाकी मेरे को लगता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज हैप्पी, और वो हैप्पी है तो हमें खुश रहना चाहिए। लेकिन इसी के साथ अब बात करते हैं थोड़ी सी जूड बेलिंगम को लेके। तो भाई हाल ही में क्रिश्चियन फॉक, जो कि तुमको पता है एक जर्मन रिपोर्टर है, हाईली रिलायबल तो मैं नहीं मानूंगा, लेकिन हाँ क्योंकि जर्मन एक्सक्लूसिव है तो मैं कह सकता हूँ कि ठीक है उनकी बात सुन सकते हैं। मैं आज इसको अपने ट्रांसफर एपिसोड में मैं इसलिए भी मेंशन कर रहा हूं क्योंकि एक्चुअली में 3-4 दिन पहले भी मैंने पढ़ा था। अब खबर यहां पर यह है कि जूड बेलिंगम को लेकर इस समय चल रहा है कि भाई रियल मैड्रिड तो काफी पीछे हो चुकी है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि रियल मैड्रिड दूसरे पे नहीं बल्कि तीसरे स्थान पे खिसक चुकी है, क्योंकि पहले पे जहां लिवरपूल है वहां दूसरे पे मैनचेस्टर सिटी नहीं बल्कि खुद डॉर्टमुंड है। अब डॉर्टमुंड देखो इस समय काफी क्लोज है बुंदेसलीगा जीतने के,
देखो उनको पता है कि वो बायर्न को अच्छा खासा कंपटीशन दे रहे हैं, लेकिन डॉर्टमुंड ये मानते हैं कि जूड बेलिंगम अगर रह जाता है तो हम यहाँ पर अपना मतलब वो भी जीत भी लेंगे और अगले साल एक कंपटीशन भी दे देंगे। प्लस वो डॉर्टमुंड बेलिंगम को रखने के लिए उनको सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं अपनी हिस्ट्री का, जूड बेलिंगम को। अब ऐसे में बेलिंगम के पर्सपेक्टिव देखो तो देखो ऐसा बताया गया था कि बेलिंगम एंजो के ज्वाइन करने से पहले चेल्सी पे नजर रख रहा था, बट क्योंकि चेल्सी कंफ्यूज थी तो उसने ज्वाइन नहीं किया और वो इंटरेस्टेड भी नहीं था। साथ ही लिवरपूल में भी वो बहुत ही सिमिलर स्टोरी है। वो कह रहा है कि लाइक उसका मानना यह है कि लिवरपूल भी काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड है, काफी ज्यादा लैक ऑफ क्लैरिटी है, तो यहां पर वो अभी भी सोच रहा है। और ऐसे में डॉर्टमुंड में क्योंकि वो 19 साल का है सिर्फ, तो उसको पता है कि जब मैं 20 का भी हो जाऊंगा तो मेरी वैल्यू बढ़ेगी ही। अब मेरे को ये लग रहा है कि यार देख ठीक है, इफ यूर विलिंग टू स्टे एट डॉर्टमुंड तो अलग है, लेकिन अगर तेरे को पता है कि लिवरपूल में लैक ऑफ क्लैरिटी है तो रियल मैड्रिड में है ना क्लैरिटी, एटलीस्ट मिडफील्ड में तो क्लैरिटी है। स्ट्राइकर की बात अलग है लेकिन क्लैरिटी पूरी है, यू कैन एनी टाइम जॉइन रियल मैड्रिड। लेकिन असल में बात यह है कि रियल मैड्रिड मनी पावर में नहीं जा सकती, क्योंकि रियल मैड्रिड को लगता है कि हमारी जो चौड़ है वो इनफ होनी चाहिए जूड बेलिंगम को अट्रैक्ट करने के लिए। बाकी ये पावर भी मेरे को लगता है कि डाउन द रोड ही जाएगी। बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया हो। एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इस तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड।